नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 3 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा। बाद में हम देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए और आंसर्स के एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the Global Innovation Index released recently by the World Intellectual Property Organization (WIPO), which of the following statements are correct? Question number 3, with respect to the recently approved Jammu and Kashmir Language Bill 2020 by the Union Cabinet, which of these languages are the official languages in Jammu and Kashmir? Question number 4, with respect to the recent reforms introduced in commercial mining of coal in India, which of these statements are correct? Question number 5, the Union Cabinet recently approved Memorandum of Understanding between India and which country for the cooperation in the field of geology and mineral resources? Question number 6, the Union Cabinet of India recently approved Mission Karmayogi. What is it? Question number 7, with respect to the World Coconut Day celebrated on September 2 every year, consider the following statements which are correct. Question number 8, recently India and Nigeria agreed to deepen their cooperation to counter terrorism, piracy and insurgency to boost trade exchanges. Which of these statements are correct regarding India-Nigeria relations? Question number 9, with respect to the scheme for mega food park under Sampada scheme for agro-marine processing and development of agro-processing clusters, which of these statements are correct? Question number 10, one nation one card project of Government of India that ensures delivery of food security and entitlements to the beneficiaries is covered under which act? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हुए। देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है और देखते हैं आप लोग कितने मार्क्स लाए। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the National Biodiversity Authority, which of these statements are correct? तो और आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। न्यूज में क्यों था दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू सेट अप बायोडाइवर्सिटी काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। द काउंसिल इज टू बी हेडेड बाय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। देखो, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया ऑलरेडी, एक बायोडाइवर्सिटी काउंसिल सेटअप करेगा। ठीक है, तो इसको हेड कौन करेगा? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करके एक पोर्टफोलियो है, वही हेड करेगा। राइट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके बारे में, इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। 2003 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट भी है और ये जो एक्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश हुआ था, ये मेजर्स वे टेकन आफ्टर इंडिया साइन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। देखो, इंडिया ने कन्वेंशन साइन किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर 92 में। इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में एनैक्ट किया और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया। राइट, headquarters of National Biodiversity Authority is located in Chennai. Important static information. ठीक है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। Authority is responsible to facilitate, regulate and advise GOA on the issues of sustainable use of biological resources. देखो दोस्तों, sustainable use of biological resources मतलब क्या है? Sustainable मतलब क्या है? मेंटेन करना, एक सर्टेन रेट में मेंटेन करना। ऐसा नहीं यूज किया और खराब किया, ऐसा नहीं। इसको ये मन में होना चाहिए, इसको और आगे यूज करना है, फ्यूचर जनरेशंस को भी यूज करना चाहिए, तो हमें सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेन करना चाहिए बेसिकली। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एडवाइस करेगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टेट्स आर टू क्रिएट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। देखो, ये एक्ट के अंदर स्टेट्स को बनाना चाहिए एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जैसे अभी JNK ने किया है। देखो, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरो में। ये रियो कहाँ पे है? ब्राजील में है। काफी फेमस जगह है, एक बार ओलंपिक्स भी हुआ था उधर। ठीक है, रियो में।
तो उधर वर्ल्ड लीडर्स ने एक एग्रीमेंट में आया था कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या है दोस्तों? देखो, बायो मतलब उसमें प्लांट्स आएगा और एनिमल्स आएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर देश में है, हर देश में विभिन्न तरह का प्लांट्स है, एनिमल्स है। हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी साथ लेके चलना है, इसको मेंटेन करना है, इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, जितनी इसकी डाइवर्सिटी है, ठीक है, इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जो भी है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में हमारे जैसा प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी इंपॉर्टेंस साथ में है। तो ये सब डिसीजन एक एग्रीमेंट में आया था वर्ल्ड लीडर्स ने 92 का अर्थ समिट में। ठीक है, तो इसके बाद एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इसके बाद हर देश में ऐसे एक्ट एनैक्ट किया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। इट हैज बीन रैटिफाइड बाय 196 नेशंस। 196 नेशंस ने ऑलरेडी इसको रैटिफाई किया है। अब और एक पॉइंट है, ये आपका प्रीलिम्स मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ये क्या है? एचई दोस्तों जापान की एक जगह है, उधर नगोयो करके एक जगह में ये एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हुआ था। ठीक है, तो कुछ टारगेट्स है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसमें स्ट्रैटेजिक गोल ए बी सी डी ई करके डिवाइड किया हुआ है। देखो, ए में क्या है? एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। बी में क्या है? रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। देखो दोस्तों, मेन पॉइंट्स लिखा है, ये पढ़ लेना आप लोग, ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिकली देखो, स्ट्रैटेजिक गोल सी क्या है? इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services, enhance implementation through participatory planning, knowledge management, capacity building। देखो, बेसिकली पब्लिक को और एजुकेट करना बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसको मेंटेन करना। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना होना। ठीक है, इसकी स्टेटस को बढ़ाना, इसको सेफगार्ड करना, पूरे इकोसिस्टम को सेफगार्ड करना। ठीक है, तो ये सब टारगेट्स लिया था। ठीक है, ये मेंटेन करने के लिए, टारगेट्स पाने के लिए हर देश अपना ट्राई कर रहा है। तो एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या है और इसकी स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the global innovation index released recently by the world intellectual property organization, which of the following statements are correct? तो दोस्तों 1 and 3 ओनली, इसका मतलब है स्टेटमेंट 2, इंडिया टॉप्ड अमंग द मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंट्री, गलत है। देखते दोस्तों क्या है। ऑन सितंबर 2, 2020 द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो, ऐसे इंडेक्सेस जो आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे इंडेक्स का रैंकिंग, इंडिया का रैंकिंग क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है। कौन रिलीज किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज रैंक्ड अमंग टॉप 50 कंट्रीज। पहली बार इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में आ गया। इट हैज मूव्ड अप टू 48th रैंक फ्रॉम 58 पोजीशन इन 2019। 4 रैंक अप हुआ है। 2019 में 52 था, अभी 48 हो गया। India was at the top position among Central and Southern Asian countries. Central and South Asian countries में India टॉप किया। Switzerland acquired the first position, followed by Sweden, USA, UK, Netherlands. Top 10 positions of the Global Innovation Index are dominated by high income countries. देखो दोस्तों, Global Innovation Index जब बनाते हैं, इसमें डिवाइड किया हुआ है, जैसे हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, इनका पर कैपिटा इनकम को लेके कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ऑल एज ए होल देखेगा तो टॉप पोजीशन ये किसको मिला? स्विट्जरलैंड को मिला है। अब और एक क्राइटेरिया है, इंडिया वाज द थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंट्री। लोअर मिडिल इनकम कंट्री के क्राइटेरिया में इंडिया थर्ड आ गया। हमारे क्वेश्चन में क्या था? इंडिया टॉप था, तो इंडिया का पोजीशन थर्ड है। ठीक है, इंडिया रैंक्ड इन टॉप इन 15 इंडिकेटर्स सच एज गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज में, आजकल बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज आ रहे हैं इंडिया में, तो इसमें टॉप किया। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब चीज में इंडिया टॉप, इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप 50 इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए लोअर मिडिल इनकम कंट्री। देखो, ऐसे होल देखेगा तो
लोअर मिडिल इनकम कंट्री होने के बावजूद इंडिया टॉप 50 में आ गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस वॉज पॉसिबल मेनली बिकॉज ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, ठीक है, ये सब की वजह से हुआ है बोल रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया वाज एट द 81st पोजीशन इन 2015। 2015 में 81st था, अभी 2020 तक 5 साल में हम 48 तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, with respect to the recently approved Jammu and Kashmir language bill 2020 by the Union Cabinet, which of these languages are the official languages in Jammu and Kashmir? देखो दोस्तों, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 के 5 जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आ गया। देखो न्यूज, on September 2nd, 2020, Union Cabinet headed by PM Modi approved the Jammu and Kashmir language bill 2020 to make 5 languages, namely Urdu, Hindi, Dogri, English and Kashmiri as the official language of Union Territory, right? Earlier, that is, before the abrogation of Article 370, Urdu and English were the official language of the state. ठीक है, 370 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तब उर्दू और इंग्लिश था ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी हैव बीन एडेड। टिल द अप्रूवल, डोगरी एंड कश्मीरी were not the official language in any of the states in India, though they were included in 8th schedule. देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोगरी एंड कश्मीरी कोई भी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। 8th शेड्यूल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का लिस्ट है, इसमें डोगरी और कश्मीरी था, फिर भी ये कोई भी स्टेट का नेशनल लैंग्वेज नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना। Apart from these two, Sindhi is still not an official language in state, though it has been included in the 8th schedule. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सिंधी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में है, फिर भी वो कोई भी स्टेट का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब देखो आर्टिकल 343 क्या कहता है। आर्टिकल सेज दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इट ऑल्सो सेज दैट न्यूमरल शैल बी यूज्ड इन इंटरनेशनल फॉर्म। आर्टिकल 343 ये कहता है हिंदी स्टेट्स का ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। इट ऑल्सो सेज दैट न्यूमरल्स शैल बी यूज्ड इन इंटरनेशनल फॉर्म। देखो, जो न्यूमरल्स यूज करेगा 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर्स यूज करेगा, वो हमारे हिंदी लिपि में नहीं लिखना है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखना है, ताकि सबको समझ में आ जाए। द आर्टिकल सेज दैट फॉर 15 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश लैंग्वेज शैल रिमेन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तो हमें पता ही है, 15 years ये लिखा गया था ये आर्टिकल में कि 15 years तक कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट का 15 years तक इंग्लिश रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। आफ्टर 15 years दिस कैन बी चेंज बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू यूज हिंदी इन एडिशन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश है, इन एडिशन हिंदी भी बना सकता है। टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल हिंदी और इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था तमिलनाडु वाले, ठीक है, तमिलनाडु वाले ये हिंदी इम्पोजिशन का प्रॉब्लम किया था, आप लोग न्यूज़ पे पढ़े भी होंगे, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 8th शेड्यूल क्या है? द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स। द स्टेट्स आर नॉट मैंडेटेड टू चूज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम द शेड्यूल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल, इसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। अब parliamentary proceedings, parliamentary business according to the constitution shall be conducted in Hindi or English. The constitution also allows the person to express themselves in his or her mother tongue if the person is unable to express Hindi or English. However, this requires permission of the speaker of the house. देखो, जब रीजनल स्टेट जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे सब स्टेट्स में से जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जब पार्लियामेंट में अपना स्पीच देते हैं, तो अपने लैंग्वेज में भी दे सकता है, पर प्रियर परमिशन लेना चाहिए और एक इंटरप्रेटर होना चाहिए, राइट। सो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में हो गया लैंग्वेजेस में। जुडिशरी में क्या लिखा है? जुडिशरी, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी इंग्लिश। जुडिशरी में इंग्लिश में है, राइट। हाउएवर सर्टेन हाई कोर्ट्स हैव ऑब्टेन्ड द ऑप्शन ऑफ हिंदी आफ्टर कंसर्न फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसर्न के बाद कुछ हाई कोर्ट्स ने हिंदी भी यूज कर रहा है। दिस इंक्लूड्स MP, UP, राजस्थान एंड बिहार। पार्लियामेंट हैज पावर्स टू अल्टर दिस बाय लॉ, हाउएवर हैज नॉट डन so till now. Question number 4. With respect to the recent reforms introduced in commercial mining of coal in India, which of these statements are correct? देखो, the answer is 1, 2 and 3.
तीनों स्टेटमेंट सही है। देखते हैं क्या है। India being a developing country, coal remains one of the most important indigenous energy resources and dominant fuel for power generation and many industrial applications. देखो, इंडिया में कोल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे मेजर जो पावर जनरेशन है वो कोल से है, ठीक है। हमारे लिए कोल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बोल रहा है। प्रेजेंटली डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द ड्राई फ्यूल। देखो, इंडिया देश वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। इंडिया में कोल रिसोर्सेज बहुत है, फिर भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट भी करते हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट है ऑफ द ड्राई फ्यूल। तो कोल को ड्राई फ्यूल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। Therefore, in line with the vision to build an Atmanirbhar Bharat, a slew of reforms to promote commercial mining of coal in India has been announced. तो recently coal industry में बहुत सारे reforms लाया गया है, ठीक है, अनाउंस भी किया था। तो ये हम जो कोल प्रोडक्शन है, कोल एनर्जी प्रोडक्शन है, ये सब में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, एक आत्मनिर्भर लाइन में, आत्मनिर्भर भारत के लाइन में चलने के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। क्योंकि कोल इंडस्ट्री में जो एक्सिस्टिंग रूल्स है वो बहुत टाइट एंड स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वैसे 1973 से कोल को नेशनलाइज किया गया और कोल एक्सट्रैक्शन ओनली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था, राइट। तो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं था। कोल इंडिया, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया ही करता था। तो अभी इसमें रिफॉर्म्स लाया गया है। क्या क्या है देखते हैं। अनाउंस्ड रिफॉर्म्स इन कोल सेक्टर। सबसे पहला, कॉमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल अलाउड विद 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली दोस्तों यही जानिए कि कॉमर्शियल माइनिंग अलाउ किया, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होगा, 50 ब्लॉक्स तक उनको ऑफर कर रहा है। Entry norms will be liberalized as it has done away with the regulation requiring power plants to use vast coal. देखो, एंट्री नॉर्म्स लिबरलाइज किया, मतलब इस सेक्टर में आने के लिए, एक्सट्रैक्शन सेक्टर में प्राइवेट फर्म्स को आने के लिए एंट्री नॉर्म्स है उसको लिबरलाइज किया और ईसी किया, मतलब ज्यादा पेपर वर्क्स या ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ईसी किया है। और डन अवे विद द रेगुलेशन रिक्वायरिंग पावर प्लांट्स टू यूज वास्ट कोल। वास्ट कोल्स, देखो इंडियन कोल्स में वैसे भी हाई ऐश कंटेंट है, ऐश राख, ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो वैसे एक रूल आया था वास्ट कोल्स यूज करना चाहिए करके। तो वास्ट कोल्स यूज करने से दोस्तों एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। अगर हम कोल को बिना वाश करके यूज करेंगे तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ऐश बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आपको पता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट था वास्ट कोल्स, तो कोल वॉश करने के लिए और पैसे लगाना है और पावर प्लांट्स लगाना है कोल्स को वॉश करने के लिए। तो ये जो रूल था वास्ट कोल यूज करना चाहिए, ये भी डन अवे किया, मतलब ये नहीं चाहिए अभी। ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर भी कोल प्रोडक्शन में और रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है, गवर्नमेंट बोल रहा है, ठीक है। Coal blocks to be offered to private companies on revenue sharing basis in place of fixed cost. ये देखो, एक 50-50 ये हो गया। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग होगा। तो बेसिकली यही है, एक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रखेगा, मतलब कोल से जो रेवेन्यू मिलेगा, अगर प्राइवेट कंपनी इसको कर रहा है, अगर कोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को उसके हिसाब से पैसे मिलेगा, अगर कम है तो उसके हिसाब से पैसे मिलेगा। मतलब रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स है उसके हिसाब से शेयर करेगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू रिबेट इन रेवेन्यू शेयर। देखो दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन के बारे में आपको मैंने 2-3 दिन पहले समझाया था। मतलब कोल को हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में वाटर के साथ, पानी के साथ ट्रीट करके एक गैस निकलता है। ये गैस को क्या बोलते हैं, सिन गैस, राइट। तो सिन गैस किसके लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कोल गैसिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है, अब जो एक करेगा, इस प्राइवेट एंटिटीज करेगा, प्राइवेट कंपनीज करेगा, इसमें डिस्काउंट दिया गया 20% का। ये मैंने पहले कवर किया था, न्यूज 20% का एक डिस्काउंट का बात किया था। तो ये बोला गया कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट्स टू बी ऑक्शन फ्रॉम कोल इंडियाज कोल माइंस, ठीक है। अब कोल बेड मीथेन देखो भाई, कोल बेड मीथेन मतलब क्या है, एक कोल के अंदर गैस फंसा रहता है, इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी यूजेबल है।
राइट। काफी सारे देश ये जो कोल बेड मीथेन वाला एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, मतलब कोल के अंदर फंसा हुआ जो गैस है इसको निकालते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, तो कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन रेट्स ये भी कोल इंडिया कंपनी है, जो कोल का नेशनल कंपनी इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, उधर से ऑक्शन करेगा, मतलब कोल भी निकालेगा, कोल बेड मीथेन भी निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 5, the Union Cabinet recently approved Memorandum of Understanding between India and which country for the cooperation in the field of geology and mineral resources? The answer is option C, Finland. देखो दोस्तों, न्यूज़ ये आया था on September 2, 2020, the Union Cabinet approved Memorandum of Understanding between India and Finland for the cooperation in the field of geology and mineral resources. जियोलॉजी क्या है दोस्तों? स्टडी ऑफ अर्थ है, ठीक है, हमारे धरती के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। एंड मिनरल रिसोर्सेस, ये दोनों फील्ड में कोऑपरेशन करेगा। कौन कौन? इंडिया और फिनलैंड। और इंडिया और फिनलैंड में कौन कौन से डिपार्टमेंट करेगा? एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, ठीक है, ये, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड, यही दोनों के बीच में होगा। MOU will facilitate cooperation in the field of geology, training, suitable analysis and mineral prognostication। देखो कौन कौन से फील्ड में कोऑपरेट करेगा? एक तो जियोलॉजी में, और ट्रेनिंग में, और सुइटेबल एनालिसिस करने में, और मिनरल प्रोग्नोस्टिकेशन में। मिनरल प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब मैपिंग करके ये पता करना कहाँ कहाँ एक्सट्रैक्ट करने से, माइनिंग करने से मिनरल मिल सकता है। मतलब एक फील्ड में, एक एरिया में कहाँ मिनरल है ये पता करते हैं, किसे? मैपिंग से। तो इसको मिनरल प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। The geophysical and seismic surveys were finalized to reinforce and strengthen scientific link between the countries. Geophysical and seismic surveys. Seismic surveys मतलब क्या है? जो अंडरग्राउंड वेव्स होते हैं, सीस्मिक वेव्स, जो earthquake का भी कारण है, सीस्मिक वेव्स होता है, ये earthquake का भी कारण इसी वेव से होता है। सीस्मोग्राफ है जो earthquake का हम मेजर करते हैं। तो ये सब सर्वेस कंडक्ट किया गया। Also, the MOU aims to provide a framework and a platform to promote and foster cooperation in the field of mineral resources and geology। देखो, mineral resources and geology के फील्ड में कॉपरेशन और अच्छा कॉपरेशन प्रमोट करने के लिए, और फोस्टर करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए MOU एक फ्रेमवर्क एंड ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। एक फ्रेमवर्क बनाएगा कैसे कैसे करना है, और एक प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा, मतलब इसी के थ्रू हम पूरा कॉपरेशन इस फील्ड में कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी, व्हाट इज इट? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, ए प्रोग्राम डिजाइन्ड टू ले फाउंडेशंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। देखते हैं, यूनियन कैबिनेट वेडनेसडे अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी, ये न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट्स एम्ड एट अपग्रेडिंग द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। देखो दोस्तों, सिविल सर्वेंट्स जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक नया मिशन लेके आ गया, मतलब मिशन कर्मयोगी इसका नाम है। ये किसके लिए हेल्प करेगा? अपग्रेडिंग द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म, मतलब एक ऑन जॉब ट्रेनिंग ही समझ लो। मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है इनका कैपेसिटी को और अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, ये मिशन कर्मयोगी लाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोला? इट विल रैडिकली इंप्रूव द गवर्नमेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब हम हैं, हम एक रिसोर्स है, ठीक है, मतलब मैन पावर एक रिसोर्स है, हमसे क्या क्या निकाल सकता है कि नहीं? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करेगा, राइट। And asserted it will use state-of-the-art infrastructure to augment the capacity of civil servants। State-of-the-art infrastructure मतलब latest टेक्निक समझ लो। State-of-the-art मतलब latest टेक्निक जो अवेलेबल है, latest टेक्निक यूज करेंगे इस मिशन कर्मयोगी को इंप्लीमेंट करने के लिए। Announcing the scheme, Union Minister Prakash Javadekar said officers and employees in the government will get an opportunity to improve their performance under the mission कर्मयोगी। मतलब मिशन कर्मयोगी आने से ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज को अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का मौका मिलेगा। मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग द मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली यही बोला गया है, इनके कैपेसिटी को और बढ़ाएगा, और इन्हीं सब चीज जितने भी लिखा है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ये सब लिखा है, ये सब फील्ड में इनको
इंप्रूवमेंट होगा। बेसिकली उनको क्रिएटिव करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, इमेजिनेटिव करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, प्रोएक्टिव करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, ये सब बोला गया है। मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप ए डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड आईजीओटी कर्मयोगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीओटी कर्मयोगी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा ये मिशन कर्मयोगी को डिलीवर करने के लिए। Empowered with specific role competencies, a civil servant will be able to ensure efficient service delivery of the highest quality standards. देखो कर्मयोगी इंप्लीमेंट होने के बाद हम पब्लिक को क्या चाहिए, बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट से फास्ट डिलीवरी चाहिए सर्विसेज का और क्वालिटी डिलीवरी चाहिए। तो यही उम्मीद है मिशन कर्मयोगी का इंप्लीमेंटेशन के बाद ये दोनों इंश्योर करेगा, राइट। अब there will be a wholly owned special purpose vehicle which will govern the IGOT Karmayogi platform. It will be set up under Section 8 of the Companies Act. A special purpose vehicle. It will be wholly owned. There will be a wholly owned special purpose vehicle for this program. देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई व्हीकल नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इकोनॉमिक्स में यह है कि एक सेपरेट कंपनी बनाता है, ठीक है। एक सेपरेट कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी, कोई भी एक पेरेंट कंपनी है वो एक सेपरेट कंपनी जब बनाते हैं उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब जो पेरेंट कंपनी अगर कोई नया पॉलिसी या जो कोई नया स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहा है तो इनको रिस्क नहीं लेना है, तो ये एक दूसरा एक छोटा कंपनी बनाएगा, यही बनाएगा पर एक दूसरा कंपनी बनाएगा और यही देखेगा जो स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक स्कीम है, स्पेसिफिक पॉलिसी है, ये सब वही कंपनी देखेगा। तो ये जो आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यही बोला गया। एसपीवी विल बी ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विल ओन एंड मैनेज आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली दोस्तों आईजीओटी कर्मयोगी जो है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, एक दूसरा एंटिटी होगा। The SPV will create and operationalize the content, marketplace and manage key business services of IGOT Karmayogi platform relating to content validation, independent procured assessments and telemetry data availability। देखो दोस्तों एक IGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के बारे में बोला है, इनका कंटेंट वैलिडेशन करना, इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स करना, टेलीमेट्री डाटा अवेलेबिलिटी का, तो बेसिकली इनका काम है। ये IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जितने भी जो मिशन कर्मयोगी को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी प्रोसीजर्स है ये सब आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म देखेगा। एसपीवी विल ओन ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने बता दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है पर एक सेपरेट कंपनी जैसा होगा। टू कवर अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज ए सम ऑफ 510 करोड़ विल बी स्पेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 50 years फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25। ठीक है, तो इतना पैसा इसके लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ऑन September 2 एवरी ईयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट। दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही लिखा है, देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन। एवरी ईयर वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 2। द डे इज सेलिब्रेटेड मोस्टली इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। इन इंडिया कोकोनट ग्रोस इन केरला, कर्नाटका, सुंदरबंस, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखो कोकोनट प्लांटेशंस आपको मैक्सिमम वर्ल्ड में ट्रॉपिक एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है वर्ल्ड में यहां मैक्सिमम मिलता है, और ये आपको आइलैंड कंट्रीज में या कोस्टल रीजन्स में ज्यादा मिलेगा। देखो इंडिया में ही केरला, कर्नाटका, सुंदरबंस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सारे कोस्टल एरियाज है, राइट। वैसे कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं September 2 को। इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सर्व द वर्ल्ड। कोकोनट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेलेनेशिया। मेलेनेशिया कौन सा रीजन है? मॉडर्न इंडोनेशिया। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। दे आर नेटिव टू द कोस्टल रीजन्स इन ट्रॉपिक्स। द डे इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी APCC। देखो एशियन एंड पैसिफिक एक कोकोनट कम्युनिटी है। कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट कोकोनट हैज अ वाइटल रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन, राइट। कोकोनट का इंपॉर्टेंस और गरीबी मिटाने के लिए कोकोनट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ल्ड कोकोनट डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ APCC। तो APCC का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसको कमेमोरेट करने के लिए ये वर्ल्ड कोकोनट डे मनाता है। APCC ऑपरेट्स अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है एशियन पैसिफिक के लिए, UNESCAP बोलते हैं। तो इसके अंडर ये APCC काम करता है। APCC 18 मेंबर्स हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स, कोऑर्डिनेट्स, हार्मोनाइजेस कोकोनट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है।
द हेडक्वार्टर्स ऑफ एपीसीसी कहां पे है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया का कैपिटल है। कोकोनट इन इंडिया, कोकोनट प्लेज ए मेजर रोल इन नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वैसे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडोनेशिया ही है, राइट। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, Coconut Development Board (CCB) is a statutory body established under Ministry of Agriculture. It was established in 1981. It focuses on coconut production and utilization in India. ठीक है, 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका फोकस कोकोनट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन में है। फ्रेश कोकोनट contributes to more than 10% of India's export earnings. राइट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट अर्निंग में 10% कोकोनट से। More than 63% of fresh coconut exports is to Gulf countries. राइट, गल्फ कंट्रीज में जाता है। अदर देन दिस, इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट्स एक्टिवेटेड कार्बन मेड फ्रॉम कोकोनट शेल्स। देखो, कोकोनट शेल से, कोकोनट के अंदर से जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको निकालने के बाद, इसको कोकोनट शेल रहता है, उसको जलाने से एक्टिवेटेड कार्बन फ्रॉम कोकोनट शेल्स कार्बन बनता है। ठीक है, एकदम कोल जैसा रहेगा आपको, उसको जलाने से। इसमें हाई हीट कंटेंट भी है। ठीक है, तो इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट एक्टिवेटेड कार्बन, तो इसको भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। दिस अकाउंट्स टू मोर देन 45% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स। जो एक्सपोर्ट अर्निंग से कोकोनट से इंडिया को, इसका आधा मतलब 45% ये कोकोनट शेल से है। कोकोनट शेल्स भी, मतलब कोकोनट शेल्स कब होगा? जो कोकोनट का व्हाइट वाला पोर्शन उसको निकालने के बाद है। तो मतलब हम उसको कंज्यूम करते हैं, इसके बाद जो शेल बचता है उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू मिलता है, राइट। तो हमारे क्वेश्चन क्या था? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 स्टेटमेंट लिखा था। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, सही है। दिस ईयर द डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये भी बता दिया। इंडोनेशिया वर्ल्ड्स लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसर, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी सही है। केरला एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है, राइट। कभी कुछ साल में केरला टॉप करते हैं, कुछ साल में तमिलनाडु टॉप करते हैं। सो केरला एंड तमिलनाडु बोथ आर लीडिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में है। क्वेश्चन नंबर 8, recently India and Nigeria agreed to deepen their cooperation to counter terrorism, piracy and insurgency to boost trade exchanges. Which of these statements are correct regarding India-Nigeria relations? तो आंसर इज 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। इंडिया एंड नाइजीरिया एग्री टू देयर कोऑपरेशन इन डिफेंस इक्विपमेंट, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड मेडिकल। इंडिया और नाइजीरिया डिफेंस इक्विपमेंट में, मेंटेनेंस सर्विसेज में, मेडिकल में, ये 3 चीज में कोऑपरेशन के लिए एग्री किया है। दे ऑल्सो एग्रीड ऑन रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू काउंटर टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड पायरेसी। देखो, टेररिज्म, इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठियों को कंट्रोल करना, एंड पायरेसी, ये सब चीज में रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। During the meet, Nigeria appreciated donation of essential medicines to India. देखो दोस्तों, जुलाई 2020 में इंडिया ने $50 मिलियन वर्थ मेडिसिन दिया था नाइजीरिया को, डोनेट किया था कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो इनके लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। कंट्रीज ऑल्सो एग्री टू स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एंड ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन। एक्सट्रेडिशन मतलब क्या है? मतलब कोई दूसरा कंट्री का आदमी हमारे इधर आ गया और उसको वापस उनको देना, तो एक्सट्रेडिशन है, ठीक है। एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, तो लीगल असिस्टेंस हो गया। एंड ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन, कोई पर्सन अगर सेंटेंस किया है दूसरे स्टेट का तो उनको ट्रांसफर भी करेगा, मतलब नाइजीरिया का कोई है तो। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नाइजीरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया वाज $13.9 बिलियन 2019-20 में। नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। नाइजीरिया इज रिच इन ऑयल। रिसेंटली नाइजीरिया स्टेटेड दैट इंडिया हैज रिप्लेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स एज इट्स लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो इंडिया नाइजीरिया से सबसे ज्यादा ऑयल लेता है। अराउंड 20% to 25% ऑफ ऑयल डिमांड ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय नाइजीरिया। इंडिया का ऑयल डिमांड का 25% तक नाइजीरिया प्रोवाइड करता है। करंटली इंडिया परचेसेस 30% ऑफ नाइजीरिया's एवरीडे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, राइट। तो नाइजीरिया जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है उसका 30% इंडिया ही खरीद लेते हैं। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। India imports 4 lakh barrels of oil from Nigeria every day. Per year, India buys oil of $10 billion annually. एक statistics है, India imports 4 lakh barrels of oil from Nigeria, ठीक है। And per year India will $10 million, मतलब $10 million का
ट्रेड ऑयल में ही होता है इंडिया नाइजीरिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेस्पेक्ट टू द स्कीम फॉर मेगा फूड पार्क अंडर संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो दोस्तों और आंसर इज 2 and 3 ओनली। मतलब स्टेटमेंट 1, द मेगा फूड पार्क स्कीम envisages a one-time capital grant of maximum 100 crores in difficult and hilly areas of the country, गलत है। देखते हैं न्यूज में दोस्तों ये आया था सितंबर 1, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में अप्रूव किया है। तो दोस्तों ये संपदा योजना, ठीक है, संपदा योजना के अंदर एक मेगा फूड पार्क स्कीम है। वैसे बहुत सारे स्कीम है, इसमें मैं मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में क्वेश्चन बनाया हूं। देखो मेगा फूड पार्क स्कीम के बहुत सारे पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें 2-3 मैंने मेजर लिखा हूं। इसमें मेन है गवर्नमेंट असिस्टेंस, मतलब ये जो मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना असिस्टेंस देगा, राइट। तो समझते पहले मेगा फूड पार्क क्या है। देखो दोस्तों ये है मेगा फूड पार्क का मॉडल। इसमें क्या है, देखो फार्मर ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, इंडिविजुअल फार्मर्स है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, बेसिकली मार्केट करना चाहते हैं। इसको पहले कलेक्शन सेंटर्स वाले कलेक्ट करेगा, फिर एक प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा। इधर क्या क्या होगा देखो, प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, सोर्टिंग, वैक्सिंग, पैकिंग, टेम्पररी स्टोरेज। तो ये जितने ये जो एक्सट्रीम ग्रुप से, फार्मर ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, इन सबसे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करेगा कलेक्शन सेंटर्स, फिर एक पीपीसी में आएगा। ये लोग इसका पूरा टेम्पररी स्टोरेज करेगा, पैकिंग करना है, इसका सोर्टिंग करना है, ये सब पीपीसी करेगा। पीपीसी से फिर कहाँ जाएगा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा, राइट। फिर इधर से होगा आगे वाली बिजनेस। तो ये है मेगा फूड पार्क मॉडल, ठीक है। तो ये मेगा फूड पार्क मतलब ये मत समझना कोई खाने का है, ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंस, देखो गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में, MFPS स्कीम envisages a one-time capital grant of 50% of the project cost। दोस्तों मैं समझाता हूं आपको क्या है। देखो स्टेट्स अगर मेगा फूड पार्क स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। वो भी कहां तक देगा, 50 करोड़ तक। इसका मतलब है मान लो कोई स्टेट जैसे केरला है, केरला एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाह रहा है और पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट बना दिया 500 करोड़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आधा 50% 250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, नहीं, इसका भी एक सीलिंग है, मैक्सिमम देगा 50 करोड़ तक। भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 100 करोड़ है स्टेट्स का, तो गवर्नमेंट देगा 50 करोड़ तुमको। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 200 करोड़, तब भी गवर्नमेंट कितना देगा, 50 करोड़ ही देगा। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 50 करोड़ स्टेट्स को, ठीक है, ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसका भी क्लोज है, देखो 50% नॉर्मल स्टेट्स के लिए, पर 75% देगा किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम, जे-एंड-के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड ITDP नोटिफाइड एरियाज ऑफ द स्टेट्स। देखो ये क्या है, डिफिकल्ट एंड हिली एरियाज में 75% देगा, ठीक है, मतलब अगर 100 करोड़ से प्रोजेक्ट को 75 करोड़ दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका भी सीलिंग है 50 करोड़ तक, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेगा फूड पार्क इज डन थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में आपको मैंने पहले समझा दिया, मतलब एक दूसरा कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरा कंपनी बनाएगा, वो हैंडल करेगा, ठीक है। ये लिखा है इधर, स्टेट गवर्नमेंट्स आर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड कंड्यूसिव लेवल एम्पावरमेंट एंड कंसिडर स्पेशल फैसिलिटीज लाइक एक्सम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, वाट, सेल्स टैक्स एक्सेप्शन एक्सेट्रा फॉर द MFP एंड द यूनिट्स लोकेटेड इन द MFP। तो बेसिकली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे बनाना है इसको, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कंसिडर करो कि मैक्सिमम ड्यूटीज, मैक्सिमम टैक्सेस इसको एक्सम्प्ट करो, ये इंप्लीमेंट को एक सक्सेस बनाने के लिए, राइट। देखो तो हमारे क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेटमेंट 1 कैसा गलत है, मेगा फूड पार्क स्कीम्स envisages at one time capital grant of maximum 100 crores लिखा है, कितना था 50 करोड़ है, मतलब 75% देगा, वो भी 100 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ से आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, one nation one card project of government of India that ensures delivery of food security and entitlements to the beneficiaries is covered under which act? So the answer is National Food Security Act 2013। न्यूज क्या आया था दोस्तों, सितंबर 1, 2020 लद्दाख एंड लक्षद्वीप were integrated in the one nation one card scheme. With this a total of 26 states and union territories are now connected with each other under the scheme। देखो लद्दाख और लक्षद्वीप भी इंटीग्रेट हो गया, पर टोटल 26 स्टेट्स वन नेशन वन कार्ड स्कीम में इंटीग्रेट कर दिया।
देखो दोस्तों, अभी क्या है वन नेशन वन कार्ड स्कीम? ये है रेशन शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स। हाँ, आपके यहाँ वहाँ भी होंगे, हमारे यहाँ भी है। तो उधर जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रेशन शॉप्स के थ्रू हमको फूड ग्रेन्स, पल्सेस ये सब देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम पहले क्या था, अगर मैं केरला का हूं, मैं महाराष्ट्र में अगर काम कर रहा हूं तो उधर जाके मैं मेरे रेशन कार्ड से आइटम्स ले नहीं सकता था। तो एक कोविड-19 के टाइम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि लोग स्टैंडर्ड रहे दूसरे स्टेट्स में तो अपना फूड ले नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम लाया और बोला आप कोई भी स्टेट का हो, दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, या आप एक माइग्रेंट है, आप कहीं से भी ले सकते हैं ये वन नेशन वन कार्ड स्कीम से। इससे क्या होगा, सारे स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाएगा और इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, अब देखो अभी तक 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कनेक्टेड हो गया। लिस्ट में इधर लिखा हूं, वन नेशन वन कार्ड इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एंश्योर्स डिलीवरी ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड एंटाइटलमेंट्स टू द बेनिफिशियरीज कवर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमारा क्वेश्चन का आंसर इधर मिल गया हमें। द स्कीम मेनली टारगेटेड द माइग्रेटरी, ठीक है, मैंने बता दिया माइग्रेटरी एनएफएसए बेनिफिशियरीज। दीज आर द बेनिफिशियरीज हु फ्रीक्वेंटली चेंज देयर ड्वेलिंग इन सर्च ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट्स के चक्कर में जो अपना जगह चेंज करते रहते हैं, इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अंडर द स्कीम बेनिफिशियरीज कैन गेट देयर कोटा ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, कोई भी स्टेट से ले सकता है। करंटली अ रेशन कार्ड होल्डर कैन बाई फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, जो रेशन शॉप्स बोलते हैं, दैट आर असाइन्ड टू हिम और हर प्रेजेंटली। ठीक है, अभी ऐसा है, पर ये चेंज होगा अभी, राइट। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह जुड़े रहिए, आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।